जय हिंद, जय जगन्नाथ। भारत गणतंत्र का एक समृद्ध राज्य ओडिशा। ओडिशा का एक समृद्ध शहर पुरी जो जगन्नाथ से प्रचलित है। मान्यवर, आज अत्यंत शुभ दिवस है। आज जगन्नाथपुरी से रथ यात्रा आरंभ हो चुकी है। इस वर्ष के शुरुआत में हमने वी.के. जेटली जी के द्वारा भारतीय प्रजासत्ताक दिवस से विजन इंडिया डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत की थी। इस शुरुआत के बाद हमने 4 पद्मश्री अलंकृत व्यक्तियों को साक्षात्कार के रूप से आपके सामने पेश किया था। मान्यवर, फारस की खाड़ी में स्थित बहरीन राजसत्ता में अनेक ऐसे महानुभाव एवं व्यक्ति विशेष तथा संस्था है जो भारत गणतंत्र के लिए सदैव प्रयत्नशील है, जो एक समृद्ध भारत बनाने के लिए कार्यबद्ध है। मान्यवर, ओडिशा के सुपुत्र श्री अरुण कुमार प्रहराज एवं उनकी धर्मपत्नी सुनीता प्रहराज से आज हम इस पवित्र अवसर से शुरू कर रहे एक ऐसी यात्रा, एक ऐसी रथ यात्रा जो भारतवर्ष को न केवल समृद्ध बनाए लेकिन विश्वगुरु बनाए। आए इस यात्रा में हम सब मिलकर भारत गणतंत्र को विश्वगुरु बनाने के लिए प्रयत्नशील रहे। जय हिंद, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय हिंद। श्रीमान श्रीमती, विजन इंडिया डॉक्यूमेंट्री में आपका सहर्ष स्वागत है। आपका व्यक्तिगत परिचय हमारे दर्शकों को तो हम जरूर कराएंगे, लेकिन बहरीन राजसत्ता दौरे पे जब मैं यहाँ पे उपस्थित था तो आपके एक भव्य दिव्य आयोजन से मेरे बहरीन राजसत्ता का दौरा मैंने शुरू किया था। तो हमारे दर्शकों को वो जो आयोजन था वो आप जरूर सामायिक करें। जय जगन्नाथ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। हम पिछले 27 वर्ष से बहरीन में प्रवास में हैं और वैसे तो हमारी जन्मभूमि भारत है और कर्म भूमि बहरीन। तो जब हम बहरीन में आए तो हमारे दिल में ये प्रगाढ़ इच्छा थी कि एक हमारी जो मातृभूमि की पहचान यहाँ बनी रहे, उसकी गरिमा बनी रहे, और हम जिस स्टेट से आते हैं उसका महक भी हमें मिलता रहे। तो इस संदर्भ में हमने अपने कला संस्कृति और अपने वाणिज्य, अपने पर्यटन और अपने उसका प्रचार प्रसार के लिए छोटे छोटे कार्यक्रम का आयोजन किया, जिससे और अपने जो भाई और बहनें जो हमारे राज्य से आए हैं उनको संगठित करने का प्रयास किया। और इस तरह हमने पिछले 27 वर्षों से उत्कल दिवस जो उड़ीसा फाउंडेशन से डे यहाँ में बहुत अच्छे तरीके से हमने पालन किया, लेकिन इस बार किसी तरह से हट के हमने उड़िया अस्मिता उत्सव, दैट इज प्राइड ऑफ उड़ीसा उत्सव का आयोजन किया था। और इसका उद्देश्य ये था कि हम विश्व दरबार में किस तरह से अपने राष्ट्र को, अपने स्टेट को किस तरह से हम परिचित करा सकें कि उसकी क्या महिमा है, क्या हमारी कला संस्कृति वाणिज्य पर्यटन एवं अपने साहित्य को केवल अपने लोगों को नहीं, अपने उड़िया लोगों को नहीं, अपने भारतवर्ष के लोगों को एवं जो विश्व दरबार में जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को किस तरह से हम प्रस्तुत कर सके, इस उद्देश्य से इस आयोजन को हमने किया था। और ये बहुत सफल तरीके से हुआ और आप तो देखे ही हैं इस प्रोग्राम को, आप इसके बारे में बेस्ट जज हो सकते हैं। विभिन्न देशों के राष्ट्रों के राजदूत वहाँ पे उपस्थित थे, महामहिम राजदूत उपस्थित थे, विभिन्न संस्थाओं के थे। यानी एक दर्शकों हमें कहना चाहिए भारत गणराज्य के हर एक राज्य के प्रतिनिधि वहाँ पे थे और विश्व के हर एक राष्ट्र के प्रतिनिधि वहाँ पे उपस्थित थे। और वहाँ पे ओडिशा जो राज्य है उसका अस्मिता, उसका सम्मान, उसका गौरव, ये दाम्पत्य निभा रहा था और कहीं ना कहीं वो उज्जवल कर रहा था। विदेश में अपने देश का प्रतिनिधित्व करना या देश में हमारे राज्य का प्रतिनिधित्व करना ये आसान बात नहीं है। इसमें बहुत सारे श्रम है, सातत्य है, संयम है। मुझे आपसे मिलने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। ये प्रयास इसके लिए करना पड़ा क्योंकि आयोजन के पश्चात आप भारत देश वापस गए थे, अपने कार्य से आप बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, और जब मैं भारत लौट रहा हूँ तो आपका साक्षात्कार ये आज मध्य रात्रि हम चित्रित कर रहे हैं। तो मेरा एक कर्तव्य रहेगा कि आप दोनों का व्यक्तिगत
जो एक हम बोलते हैं बचपन, वो कहाँ, कौन से राज्य में और कौन से गांव में? अभी तो गांव का संज्ञा थोड़ा कम हुआ है, शहरी हो गए सब, तो हम मुझे लगता है आपके सौभाग्यवती से शुरू करेंगे। मान्यवर, आपका जो एक बचपन था वो, और आपके कुछ पूरा छोटे बचपन की यादें अगर हम सामायिक करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमस्कार। बचपन मेरा बीता, पिताजी मेरे डॉक्टर हैं, चिकित्सक। तो वो पब्लिक सेक्टर में जॉब करते थे, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हम दोनों का इनफैक्ट हम दोनों ही एक जगह से ही हैं। उनके पिताजी, मेरे पिताजी वहीं कार्यरत थे। आपके तो पिताजी का नाम? मेरे पिताजी श्री डॉक्टर सुधांशु रंजन मिश्रा। तो वो वहाँ कार्यरत थे, तो बचपन वहीं बीता, स्कूलिंग वहीं हुई। बाद में उनकी, क्योंकि हिंदुस्तान कॉपर राजस्थान में भी है, तो उनका ट्रांसफर हो गया था बीच में, फिर वहाँ भी हम लोग गए। तो मेरी बाकी की ग्रेजुएशन वगैरह राजस्थान में हुई है। अजमेर से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है। उसके बाद मैंने बीएड किया है, बाद में एमबीए किया है। तो वो राजस्थान से हुई थी। फिर बाद में हम वापस से दोबारा आ गए थे हिंदुस्तान कॉपर, पोस्टेड इन घाटशिला, जो कि बिहार में था, अभी झारखंड है। हाँ। तो उसके बाद फिर वैसे ही चला। बाद में शादी हुई उसके बाद, शादी के बाद हम इनकी, ये उस समय बनारस में थे कार्यरत, तो मैं तुरंत शादी के बाद वाराणसी गई, काशी विश्वनाथ जी के दरबार में। उसके बाद आगे इस तरह से ही चलता रहा। तो ऐसे कुछ है, क्योंकि हमारा बचपन आज के बचपन से काफी अलग होता था। हमारे समय में टीवी मोबाइल का तो चलन था ही नहीं। टीवी था, काफी दिनों के बाद आया, लेकिन वो भी घर में पिताजी माताजी की अनुमति से ही टीवी देखना, और ये इस तरह का हमारा पालन। लॉक लगा रहा, शटर। तो सिर्फ 2-4 चीजें देख सकते थे। तो बचपन काफी, मतलब सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ वो सही बीता। तो घर परिवार के साथ ज्यादा बीता। हाँ। मेरी एक बहन है, एक भाई है। तो हमारा समय ज्यादा से ज्यादा जैसे माँ दोनों बहनों के साथ बीता था, और भाई तो छोटा था और बाहर ही रहता था, लेकिन उसी तरह से समय हमारा उसी तरह से व्यतीत होता था। तो एक तरह से बोले सोशल लाइफ ज्यादा थी। आजकल जैसे बच्चे काफी बिजी हो जाते हैं, टीवी मोबाइल, फैमिली के साथ इतना नहीं होता इंटरेक्शन हमारा। लेकिन शाम का समय एक हमारा ऐसा होता था, जैसे पिताजी ड्यूटी से वापस आते ऑफिस से, चाय पीने का जो एक रहता था कि उस समय हर कोई पूरे दिनचर्या की साझा करते थे एक दूसरे से बात, वो एक सबसे अच्छा माहौल होता था। और एक और बात मुझे याद है, जैसे उन दिनों हमारे यहाँ लोड शेडिंग्स जरूर होती थी। हाँ। करंट का कटना, ये ना, कंपनी में भी एक समय के लिए वो लोग एक पीरियड के लिए लोड शेडिंग करते थे, पावर लोड कम करने। वो पीरियड सबसे बेस्ट होता, मैं आज भी याद करती हूँ। हम तीनों भाई बहन गाना वाना गाने में काफी शौकीन रखते थे। तो मेरा भाई बहुत अच्छा बजाता था तबला, तबले की जरूरत नहीं पड़ती उसे, वो पतीला बर्तन लेकर के शुरू हो जाता था। और हम तीनों जन मतलब इंतजार करते कि कब करंट ऑफ हो, तो हम आपस में इस तरह से गाना, हम ही नहीं हमारे कॉलोनी के सारे लोग, कि अब इनके यहाँ से गाने वाने की अंताक्षरी की आवाज जी। तो एक ऐसा माहौल बहुत बढ़िया रहता। और आगे चलकर भी ससुराल में भी मेरे 4 नंदे हैं, तो बड़ी हैं, सब मुझसे काफी बड़ी हैं। ये सबसे छोटे हैं घर में, हम छोटे हैं सबसे। मेरे घर में मैं बड़ी हूँ, मेरे ससुराल में मैं सबसे छोटी हूँ। लेकिन वैसा ही माहौल रहा, बड़ा हंसमुख। मेरे ससुर जी काफी केयरिंग, बहुत अफेक्शनेट। माँ हमारी, मेरी सासू माँ, शुरू से बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर कह सकते हैं। उन्होंने घर को बहुत अच्छे तरीके से संभाला, बच्चों को अच्छे संस्कार दिए। उन्हीं के कर्मों की वजह से शायद आज हम इस धरती पे इतने उच्च उस पे आसन पे आसीन हुए हैं। वो सिर्फ अपने माँ बाप का कर्म है, उनके आशीर्वाद है, अदरवाइज हमारे तो कुछ भी नहीं है ना, जगन्नाथ जी की कृपा और माता पिता का आशीर्वाद। तो वहां भी माहौल वैसा ही मिला, तो काफी अच्छा समय बीता मेरा इस तरह से। श्रीमान जी के यहाँ पे हम जाएंगे, लेकिन उसके पहले दादी, नानी और माँ, ये तीनों अन्नपूर्णाओं के हाथों का एक जो व्यंजन आज आप मिस कर रहे हो, वो व्यंजन। हाँ, दादी नानी से, दादी जी तो, दादी का तो नहीं, क्योंकि जब हम गांव जाते थे माँ के छुट्टियों में, हमारी दादी वही पीठा जो हमारे उड़ीसा का फेमस होता है वो बनाया करती थी। फेमस, क्योंकि पूरा खाने का वो तो माँ के ऊपर ही आता था। दादी सिर्फ शाम के समय का जो 4 बजे का स्नैक्स या वो, तो उस समय उनके पीठा, उनके बनाए हुए अचार जो बहुत फेमस होते थे, पूरे गांव में वो बांटती थी, और हमारे लिए भी संजो के रखती थी, तो हम लेके आते थे।
इसी तरह नानी हमारी कम समय के लिए हमारे पास रही, लेकिन उनका पता नहीं क्यों मेरे से बहुत ज्यादा स्नेह रहता था। वो अपने जितने भी खुद का खाना खुद बनाती थी, उन दूसरों के हाथ से खाना नहीं खाती थी। उनका एक चलन था, जब तक वो करती रही काम। तो वो अपना जब खाना बनाती थी उसमें से एक पराठा या एक चपाती वो जरूर मेरे लिए रखती थी जब मैं स्कूल से। तो वो मुझे भी याद, अभी भी याद है, एकादशी का व्रत करती थी तो उस समय वो स्पेशल चीनी के पराठे या कुछ बनाती थी, वो अलग मेरे लिए रखा होता था उन्होंने। वो खुद खाने के बाद एक मेरे लिए रखती थी। मेरा नाम घर पे मुझे सुनू बुलाते हैं, सुनीता नाम है, लेकिन नानी हमेशा मुझे सुनीता ही बोलती थी। तो लास्ट तक बोलती थी सुनीता के लिए रखा है ना, वो पहले उसे खिला दो, बाद में तुम लोग कुछ भी खा दो। तो भाई बहन बहुत ईर्ष्या भी करते थे, तो वो चीज मैं बहुत मिस करती हूँ उन लोगों की। यानी मृदुता, रिश्ते में जो एक वात्सल्य होता है, मुझे लगता है आज भी हम वो इस वास्तु में महसूस कर सकते हैं। आपके नानी का अस्तित्व, नानी जी का एक अस्तित्व, और वो जो एक वीआईपीपन आता है ना कि हमारे लिए कुछ हाँ, अलग अलग बना तो वो भाई बहनों में वो दिखावा यानी वो एक अलग आता है, वो एक महसूस अलग होता है कि मेरे लिए कोई अलग से बना रहा है और हाँ मैं कुछ अलग हूँ अलग उनके हो, लिए। कुछ इम्पोर्टेंस अलग हो इम्पोर्टेंस जाती है। अलग है। जैसे आपके सौभाग्यवती ने कहा कि एक छोटा सा एक कोना था हृदय में उनकी नानी के उनके प्रति, तो आपका बचपन और ऐसा स्नेह मिला, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि वो मिलता ही है, लेकिन ऐसा कोई एक सॉफ्ट कॉर्नर आपके यहाँ पे भी मौजूद था? बिल्कुल, हर परिवार में ये सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद रहता है। वैसे तो हम उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, लेकिन मेरा जन्म घाटशिला में हुआ था, जो कि बिहार उस वक्त था, अभी झारखंड है। हाँ। वहाँ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में मेरे पिताजी कार्यरत थे, वो एक शिक्षक थे। तो वहाँ पे मेरा जन्म हुआ। तो बाबा माँ से, हम बाबा बोलते थे पिताजी को बड़े प्यार से, और बाबा बहुत बहुत हम बच्चों से जैसे पिता माता का प्यार होता है उस तरह रहता था। तो माता पिता के संरक्षण में और उनके वात्सल्य के साथ हम लोग बड़े हुए। मतलब इतना अच्छा दिन कटे थे कि कभी हम लोग 6 भाई बहन हैं, 4 बहनें और 2 भाई, लेकिन भरा पूरा परिवार। और शाम के बाद ऐसा कोई भी शाम ऐसा नहीं गुजरा कि हम एक साथ नहीं बैठे हो और घर में कोई स्पेशल कोई चीज ना तैयार हुआ हो। कभी कभी तो ऐसे कि ऐसी चीजें, जैसे कि सब आप जानते हैं चनाचूर होता है, तो चलो आज चनाचूर बनाया जाए, तो हर तरह का चीज को तल के फिक्स होके बन जाता है। कभी पकौड़ी बन गया, कभी कोई चीजें बन गया, और कई तरह के दादा दादी की कहानियां, अपने गांव की कहानियां, अपने महापुरुषों की कहानियां, जिससे कि हमको प्रेरित कर सकें, इस तरह की चीजें होती थी। तो माँ के हाथ का तो खाना मैं अभी भी नहीं बोला हूँ। मैं तो ये भी बोलता हूँ कि माँ अगर घास भी पका दे तो वो भी इतना स्वादिष्ट व्यंजन बन जाएगा कि मतलब जो उसका कोई तुलना ही नहीं है। माँ बहुत अच्छा खाना बनाती थी, और मुझे अभी भी याद है। और मैं खसखस आलू पोस्त तो उसको बोलते हैं, तो उसका खसखस को खाने का बहुत शौकीन था। तो मेरे लिए माँ हमेशा रेगुलरली वो बनाने की कोशिश करती थी। और आलू का भरता और कई व्यंजन हैं जो कि मैं आज तक नहीं भूला हूँ, और उसका स्वाद मेरे जीभ से नहीं गया है। और मुझे लगता है कि वो उस तरह का स्वाद कभी मिल नहीं पाएगा जिस तरह का स्वाद मुझे माँ के हाथ से मिला था इनफैक्ट। और बाबा तो बहुत ही डिसिप्लिन थे और कोशिश करते थे कि कैसे हम लोग अच्छे से पढ़ें और अच्छे से अच्छे इंसान बने। क्योंकि मेरे केवल हमें नहीं, मैंने अपने खुद सुना है, मेरे बच्चों को भी, आकाश को भी, अरुणिता को भी बाबा ने कहा कि मतलब आप कितने बड़े हो जाओ जीवन में वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हाउ बिग यू बिकम इन लाइफ, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट इज इमैटेरियल टू मी अनलेस यू आर ए गुड ह्यूमन बीइंग। एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो। तो जो इंसानियत की सीख थी वो बचपन से ही बाबा ने हमें डाली है, जो कि मेरे बच्चों में भी मैंने देखा। जब आकाश स्कूल जाता था, एक छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूँ कि तो एक हर दिन आकाश लेट आता था स्कूल में, मतलब अपने क्लासरूम में जाता था। तो एक दिन नया स्कूल का जो क्लास टीचर आया, तो ही वाज वेरी एंग्री कि आकाश क्यों इतना लेट आया क्या, और ही वाज अबाउट टू हिट हिम।
तो तभी उसके दोस्त खड़ा होकर बोला कि आपको पता है आकाश क्यों लेट आता है? क्योंकि आकाश हर रोज एक फिजिकली चैलेंज बच्चा है जो स्कूल आता है, तो उस बच्चे को रिसीव करके उसकी माँ उसको कार में लेते आती है, उसको रिसीव करके उसके क्लासरूम में पहुंचा करके फिर अपने क्लास में आता है, इसलिए वो लेट आता है। तो इस तरह की इंसानियत मेरे जो उसके दादाजी ने मतलब उन्होंने डाली थी, जो कि मैं बहुत खुश होता हूँ कि देख के कि जो उन्होंने हमारे जो जिस तरह की परवरिश की है और जिस तरह के संस्कार दिए हैं, वो संस्कार मुझे अपने बच्चों में भी देखने में बड़ी खुशी होती है। और ये प्रश्न आप दोनों के लिए है। एक के पिताजी डॉक्टर, एक के पिताजी प्राध्यापक। तो डिसिप्लिन घर में होगा, फिर भी आप भाई बहनों में ज्यादा मारामारी या मस्ती कौन करता था आपसे? नहीं, मैं कभी मारा मारी मस्ती के उसमें नहीं पड़ी थी, तो नहीं किया कभी भी हमने वो सब चीज़। और बाकी कोई नहीं घर पे ऐसे नहीं, मस्ती वो दोनों आपस में अच्छा, दोनों भाई बहन जो बात की दोनों अच्छा मस्ती जगह लेते थे, तो मस्ती करते थे, मारा मारी नहीं, हाँ, मस्ती वही अपनी। तरफों से। हाँ। अगर मस्ती भी करेंगे 1 घंटे के बाद तो फिर एक ही थाली में खाना भी खाएंगे, हाँ। यानी वो मस्ती हुए। हाँ, मगर इनका मैंने सुना है ये बड़ा प्यारा सा बचपन था। हाँ। तो मेरी जो इमीडिएट सिस्टर है वो आज मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है, लेकिन सबसे ज्यादा हम सबसे छोटे हैं हमारे घर में इनको प्यार भाई से बहनों में, नाम भी बुलाते हैं। और हमारा नाम भी मुन्ना है। तो मतलब बहुत उठक पटक होती थी, बहुत पिलो फाइट भी होती थी। हाँ। लेकिन आज के आवश्यक है वो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो कुछ खट्टी मीठी यादें जीवन की रहनी चाहिए। तो अगर नहीं होता है हम बोलेंगे तो गलत है, वो होगा ही, कैसा भी होगा ही वो। तो ये तो प्रकृति का नियम है, मैं तो बोलूंगा कितने भी डिसिप्लिन हो आप, लेकिन भाई बहनों के बीच में वो होता है। और बहुत कुछ खट्टी मीठी यादें हमारे हैं। लेकिन सबसे मजे की बात क्या है कि जिस बहन से मैं सबसे ज्यादा लड़ाई करता था वो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है। हाँ हाँ, मैं वही पूछने वाला था, क्योंकि आप जैसे बोले कि वो 2 भाई बहन, ठीक है, तो जब परिवार बड़ा होता है या भाई बहन होता है, ग्रुपिज्म थोड़ा होता है ना कि ये मेरी लाडली बहन या ये मेरा लाडला भाई, मैं इसी के पास बैठूंगा, मैं इसी के पास ही सोऊंगा या इसके थाली में मैं खाऊंगा। तो ऐसी कोई बहन आपकी जिसका नाम आप या बिल्कुल है, लेकिन मैं सभी बहनों का लाडला था क्योंकि सबसे छोटा था घर में। हाँ। और बहुत सालों के बाद काफी भगवान की मैंने काफी ये के बाद में मैं आया था, तो इसलिए उनके आशीर्वाद से आया था। तो सभी बहनों का, मुझे बहनों का, बाबा माँ का, दादा दादी का, सबका बहुत प्यार मिला। मुझे अभी भी हमारे दादाजी का भी याद है, वो मुझे मैंने मुन्ना नहीं बुलाते थे, उनको पसंद नहीं है ऐसे नाम से बुलाने का। अरुण कुमार, अरुण भी नहीं बोलेंगे, अरुण कुमार। और मेरे बड़े भाई का नाम किशोर है तो बोलते किशोर क्या है, किशोर कुमार। हाँ। तो इस तरह से बुलाते थे तो मुझे अभी भी याद है। हाँ, वो एक बोलते हैं ना कि सौहार्द, और वो एक परिवार के, आज भी परिवार अस्तित्व में है, आज भी वही संस्कृति अस्तित्व में है। लेकिन जो आप बोल रहे हैं 70 या 60 की या 80 की, ये जो एक परिवार था ना वो अलग था। यानी शाम का 7 बजे की न्यूज देखना डीडी की, सब मिलके 7:30 बजे का चित्रहार, वो म्यूजिक भी याद है मुझे किस तरह से बजता था। हाँ, वो बैठने की भी एक ये थी सीढ़ी, ऊपर सब दादा दादी, उसके बाद बाजू में पीछे खड़े अपनी मम्मी पापा, हम नीचे पैर के पास। यानी ये जो एक हम बोलते हैं ना कि बैठने की भी एक पद्धति थी, वो उसके अलावा कुछ नहीं देखने का या था ही नहीं तब। वो रेडियो भी बहुत कम ये हुआ करता था, लेकिन रियल लाइफ था, रियल लाइफ नहीं था वो। और इतने साल बावजूद भी आज जब हम परिवार के विषय पे आते हैं तो आपके दोनों के कंठ कहीं ना कहीं वो मृदुता और वो एक सादगी होती है। ऐसे बोला जाता है ना कि जितना आचार पुराना उतना ही वो औषधि रहता है, वैसे ही जितना रिश्ता पुराना हो। आज भी मैं यहाँ पे आया था तो मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ मेरे भाई को, तो आज ही मैं मारामारी करके उससे आया, तो वो होता है। आज मैं पूछता हूँ आपसे दोनों से ही कि जब आप अपने परिवार से, आपके परिवार से जब भी आप बात करते हैं तो वो एक गर्व या एक थोड़ा सा अपनापन लगता है कि वो अपने पुराने नाम से फोन पे संबोधित करते हैं आपको या बाकी का? कई बार मैंने ऐसे देखा है कि वो पुराने नाम से ही आपको फोन पे सेव किया जाता है।
बिल्कुल, बहुत 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 अच्छी बात आपने याद दिलाई। इनफैक्ट जब पुराने नाम से कोई संबोधन करता है तो हम अतीत में चले जाते हैं इनफैक्ट, और हम महसूस करते हैं कि वो अपनापन, जो अपनापन आपको जो फॉर्मल एड्रेस में नहीं होता है। हाँ। तो अभी रिसेंटली भी मुझे मेरे एक दोस्त से मुलाकात हुई जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन आज 35 साल के बाद मैं उससे मिला। इस पहली बार मैं जब भारत में अभी जो रिसेंटली गया था तो भारतवर्ष में, तो अपने वहाँ उनसे मुलाकात हुई, तो उसने मुझे अपने दोस्त की तरह मुझे पुकारा, और मुझे मुझे मैं एकदम चले गया जब किस तरह हम एमपीसी कॉलेज में पढ़ते थे, किस तरह खेलते थे, किस तरह अपनापन था, तो सारी यादों में हम चले गए। तो डेफिनेटली जब कोई अपने उस तरह से आपको संबोधित करता है तो एक बहुत अपनापन महसूस होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस वास्तु में हम बैठे हैं, इस वास्तु में आपकी माता जी का, पूज्य माता जी का भी सहवास रहा, और ये भी एक सौभाग्य रहा आपको कि इस वास्तु में और इस वास्तु में विराजित होना। यस। राजदूत का या राजदूत के परिवार के आज पड़ोस में विराजित होना, संयम, सातत्य, धैर्य और अखंड परिश्रम की आवश्यकता है। तो ये आपकी माताजी ने देखा, तो वो एक गर्व की अनुभूति अलग होगी आप दोनों के लिए, क्योंकि आपने भी पहले माँ बोला, बाद में वो सासू माँ के, हमारे प्रेक्षकों को पता चले ये प्यार, ये संजोग हमारे विजन इंडिया डॉक्यूमेंट्री के हर एक दर्शक जो विदेश में है, देश में है, हमारा एक ही साक्षात्कार का उसके पीछे का एक ही एक एजेंडा रहता है, यही परिवार का जो सौहार्द है, जो मृदुता है, वही लोगों तक हम पहुंचाए। मान्यवर, बहरीन राजसत्ता में स्थापित होना, इसको आपको 27 साल पूर्ण हो चुके हैं, 26-27 साल पूर्ण हुए। कैसे रहे ये 26-27 साल का आपका कार्यकाल? बहुत चढ़ाव उतार आपने देखे होंगे, ऐसे नहीं मैं बोलूँगा कि बहुत मानसून आपने देखे लेकिन रेगिस्तान है, एक फारस की खाड़ी का एक टापू है कि जो बहुत ही एक छोटा है लेकिन दिल इनका बड़ा है। तो निश्चित तौर पे उनके बड़े दिल पे हम तो बाद में आएंगे, लेकिन ये जो आपने यहाँ पे स्थान स्थापित किया है आपका, तो कैसे रहा आपका सब अनुभव? बहुत बहुत सुंदर सवाल आपने किया है, प्रश्न किया है। तो जब 27 साल पहले मैं बहरीन में 1997 में मैं लैंड हुआ, तो इट वाज ए कल्चरल शॉक, क्योंकि हम भारतवर्ष से जब किसी दूसरे राष्ट्र में आते हैं तो आपको अलग लगता है। तो लेकिन एक साल के अंदर पहले तो ऐसा लगा कि अगले साल शायद चला जाऊंगा, ऐसा बहुत बार प्रतीत हुआ, महसूस हुआ, लेकिन मन में एक दृढ़ निष्ठा थी कि नहीं, कुछ बनकर ही जाना है, कुछ कर दिखा करके जाना है। हम उस माटी से आए हैं जहां में कि जहां से जो लोग आते हैं वो कुछ करके ही जाते हैं, और मैं भी अपने आप को प्रूव करके जाऊंगा, आई विल प्रूव माय मेटल। तो दिन रात मैं मेहनत करने लगा इस कंपनी में आकर के। जिस कंपनी में मैं कार्यरत हूँ, मैं एक फाइनेंस मैनेजर की हैसियत से ज्वाइन किया था, लेकिन दिन रात मैंने परिश्रम किया और उस कंपनी को अपने चेयरमैन के साहब के मदद से मैंने एक बिलियन डॉलर की कंपनी के स्टेटस में ले आया, और कुछ ही वर्षों में। और कंपनी की इतनी उन्नति हुई कि मैं 3 साल के अंदर ही इस कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गया, और इससे बड़ी कोई अचीवमेंट मेरे लिए नहीं हो सकती थी। और उस वक्त से मैं जो आगे बढ़ता गया, मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो जब मैं अच्छा स्टेटस में आ गया तो मैंने सोचा कि अब मुझे अपने जो सोसाइटी के लिए, उसके लिए भी कुछ करना चाहिए। तो मैंने अपने जो हमने कोशिश किया कि किस तरह से अपने जो स्टेट के लोगों को मैंने संगठित करने का कार्य किया, और उनको लेके मैं जिस घर में रहता था उसी में एक कल्चरल हॉल था, तो वहाँ में हम लोगों का सारा प्रोग्राम हुआ करता था। मैं 1998-99
की बातें कर रहा हूँ। तो उस तरह से हम धीरे धीरे 6 परिवार थे हमारे उड़ीसा से, लेकिन हम धीरे धीरे संगठित होते गए और उसके साथ हर पर्व, हर उत्सव को मनाने लगे। और एक क्योंकि ये जरूरी भी था, क्योंकि जब हम विदेश में आ जाते हैं तो हमारे बच्चों को हमारी जो संस्कृति है और उस तरह से हमें परवरिश भी करनी पड़ती है कि वो भूल ना जाए और पाश्चात्य संस्कृति में अपनी जो सभ्यता, अपनी संस्कृति को ना भूल जाए। उसके लिए हमारा मिलना जुलना, अपने उत्सव, अपने पर्वों का पालन करना और अपनी जो मर्यादा को रखना बहुत जरूरी था। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमने बच्चों को अपनी जो संस्कृति का महक का पता भी चला और धीरे धीरे ये इतने संगठित हम लोग हो गए कि कम से कम आज की डेट में 200 से ज्यादा परिवार है और लेबर कैंप में 2000 उड़ीसा के जो श्रमिक भाई लोग कार्यरत हैं। लेकिन हम सब मिलजुल कर बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को मनाते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज था सब लोगों से जुड़े रहने के लिए कि जब उनकी वो जरूरत पड़ती है तो आप उनको मदद करना। तो जो प्रवास में जो श्रमिक भाई लोग हैं उनके दुख सुख के लिए, क्योंकि जब उनको जो एजेंट लोग लेकर के यहाँ नौकरी के लिए आते हैं तो बहुत तरह का सपन दिखाते हैं उनको कि आपको ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा। जब लेकिन इस धरती पे वो लोग आते हैं तो उस वक्त होता है कि वो कुछ दूसरा ही रहता है। आप उधर आप सैलरी कहें कि उनका जो उनका जहाँ में रहने का जो व्यवस्था है या उनका कार्य का जो डिस्क्रिप्शन होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने एक मना लिया कि मैं लोगों को सहायता करूंगा, जिनके लिए कोई नहीं है मैं उनके लिए खड़ा रहूंगा। तो आज पिछले कई सालों से मैं जो प्रवास में जो श्रमिक भाई लोग हैं उनको सहायता करने के लिए भी कार्यरत हूँ। और सबसे बड़ा टेस्ट था मेरे लिए जो कोविड पीरियड में लोगों की नौकरी देखते देखते चली गई बिना कोई नोटिस के। ना तो उनके लिए उनके पास खाने के लिए कोई सामान था, ना तो पैसे था, ना तो सैलरी थी, बस रहने को जगह थी। तो कैंप में तो कोई दुत्कार रहा है तो कोई ये कर रहा है और कोविड से सब कोई आधे लोग तो पीड़ित थे। तो ऐसे सिचुएशन में हमने, हमारे पूरे परिवार ने और अपना जो समाज के लोगों ने मिलकर हम लोगों ने उन लोगों को भोजन का उन लोगों का प्रबंध किया महीनों तक। फिर सरकार के साथ मिलजुल करके 2 एयरक्राफ्ट हम लोगों ने, इसके लिए हमारे को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी को, जो कि उन्होंने बहुत मुझे सहायता प्रदान की और उससे हमने उन लोगों को वापस भेजने का भी प्रावधान किया। कुछ लोगों का कि आप जानते हैं कि उस वक्त टिकट खरीदना पड़ रहा था, क्योंकि हमारा भारत सबको फ्री में टिकट नहीं दे पा रहा था, क्योंकि कुछ कारणों से, क्योंकि एक रॉन्ग प्रेसिडेंट भी हो जाता है एस्टेब्लिश, तो इसलिए सबको तो प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस अपने जो एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे थे, तो हमने कुछ लोगों को तो उनकी टिकट की भी व्यवस्था की अपने खर्चे से और उन लोगों को भेजने का व्यवस्था किया। इसी तरह से जैसे कि आज केवल बहरीन में नहीं, अगर मान लीजिए कुवैत में हो या ओमान में हो, सऊदी अरब में हो या दुबई में हो, कहीं में भी श्रमिक भाई अगर किसी तकलीफ में है, जस्ट वो अगर एक कॉल भी मुझे करता है या एक मैसेज करता है तो मैं हमेशा, वो रात का 12 बजे हो 1 बजे हो, मैं तत्पर रहता हूँ कि उसकी सहायता के लिए अपने भारतीय दूतावास के साथ में मिलकर उनको सहायता करने की प्रदान करने की कोशिश करता हूँ। इस तरह से मैंने 100 से हजारों में की तादाद में लोगों को सहायता पहुंचाया होगा। और कुछ लोगों की तो डेथ भी हो जाती है, लेकिन जो उनके जो एम्प्लॉयर रहते हैं उनकी डेड बॉडी को भेजने को तैयार नहीं होते, उनके मृत शरीर को। लेकिन उनकी परिवार में आशा रहती है कि कम से कम मेरे बच्चे को, मेरे परिवारजन का, मैं कम से कम उनका शव को तो मैं अंतिम दर्शन कर लूं। तो ऐसे सिचुएशन में बड़ा नाजुक, ये बहुत नाजुक सिचुएशन रहता है, लेकिन हमने कभी पीछे नहीं हटा और मैं जाकर अपने तरीके से उनकी व्यवस्था करके उनको भेजने की व्यवस्था करता हूँ। और उसके लिए मुझे बहुत दुआएं मिली है कई माताओं से, कई परिवारजनों से, और आज उसी का फल है और मेरे माता पिता का आशीर्वाद है कि मैं आज इस पोजीशन में हूँ कि मैं किसी को सहायता कर सकूं। तो इस तरह से ये सफर रहा और सफर में बहुत अप डाउन रहा, बहुत तरह की कठिनाइयां आती हैं, किसी भी जो कोई सरल रास्ता नहीं होता है। लेकिन जब आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है और सच्चे मन और लगन से आप करते हैं तो आप हमेशा से
आप सफल होंगे। मेरे पिताजी कहते थे कि सिंसियर एफर्ट नेवर गोज अनरिवार्डेड। तो मैं आज भी विश्वास करता हूँ मेरे पिताजी का ये वचन, और मैं अपने दृढ़ निश्चय के साथ मतलब मैं अपने सही तरीके से अपने काम को करता हूँ, और सफलता तो अपने आप आ जाती है। आप फाइनेंस में थे, बरोबर है? जी हाँ। तो इन्वेस्टमेंट के विषय तो आपका दैनंदिन विषय होगा। जी हाँ। तो मैं ऑफिशियली ये आपसे पूछना चाहता था कि क्या आप मुझे इन्वेस्टमेंट का एडवाइस जरूर दे सकते हैं? अवश्य दे सकते हैं ना? अवश्य दे सकते हैं, अवश्य दे तो सकते मुझे लगता है आपसे नहीं, आपके सौभाग्यवती से मुझे पूछना है, इन्होंने जो व्यक्तियों में और परिवार में जो इन्वेस्टमेंट की है, मैं राशि की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि परिवार का जो आज इन्वेस्टमेंट है कि आज इनके पीछे आशीष के, आशीर्वाद के, स्नेह के इतनी बड़ी इनकी इन्वेस्टमेंट है कि श्रीमान के सौभाग्यवती जी को भी भाभी और भाभी माँ बुलाया जाता है। ये सामयिक करे, वो इन्वेस्टमेंट हमारी दर्शकों को बताए। हाँ, मुद्रा के तौर पे इन्वेस्टमेंट वो अलग बात है। हर कोई यहाँ आया है तो कुछ ना कुछ कहीं भी नौकरी कर रहे हैं, वो अलग बात है। हमने इनके वजह से, मैं इनकी सहधर्मिणी हूँ, अर्धांगिनी हूँ, जो ये करते हैं तो मुझे साथ में खड़ा रहना है, और मैं उसका मतलब आनंद भी उठाती हूँ। ऐसा नहीं कि मजबूरी है, वो मेरा भी शौक है। तो जैसे इन्होंने बताया कि हमने पहले जो संगठन गठित किया, 6 परिवार थे, उसके बाद आगे बढ़ा। तो पहले परिवार के सदस्य मुझे जो छोटे आते थे, जितने भी, हमारा पहले ये था कि जैसे हम कहीं भी निकले, हमें कोई भी हमारे राज्य का दिखे, कोई वो भाषा बोलता हुआ मिले, तो उससे पहले पूछ के कहाँ रहते हो, कैसे हो, हम लोग ऐसे हम मिलते हैं तो आप भी आओ। इस तरह से करते करते हमने मिला है। तो उस समय सब मुझे भाभी बुलाते थे। हमारे यहाँ भाभी को भाउजो। हाँ। तो भाउजो थी मैं। अभी धीरे धीरे उम्र के साथ और समय के साथ में अपने सोसाइटी में माँ का दर्जा रखती हूँ। सब माँ ही, और हम दोनों को माँ पिताजी का दर्जा ही देते हैं। हालांकि बुलाते भाभी ही है, ये महाप्रभु बड़े का भाई ना आशीर्वाद। भाउजो ही बोलते हैं, लेकिन हम दोनों माँ पिताजी का दर्जा रखते हैं। और वाकई में उसी प्रकार का सम्मान भी हम रखते हैं, लेते हैं। वो हमें, हम वैसा ही स्नेह रखते हैं उनके साथ, और वो हमें वो ही श्रद्धा देते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है शायद उम्र भर के लिए हमारे साथ रहेगा। हाँ। छोटी छोटी यादें, किसी की गोद भराई, किसी के ऐसे, यहाँ पे जितने भी हमारे बैले में जो इन्होंने बोला परिवार है, माँ शादी करके जब आते हैं वो लोग अपनी बीवियों को लेकर के, अपनी फर्स्ट पत्नी को लेकर हमारे यहाँ आते हैं। वो आशीर्वाद देने से शुरू करके प्रेग्नेंट होना, उनको गोद भराई करना, उनको लेके हॉस्पिटल जाना, यहाँ तक कि ये गर्व के साथ कहूंगी मैं कि हर बच्चा जो जन्म लिया यहाँ बहरीन में, उनके पिता के गोद में लेने से पहले ही मैंने उनको गोद में लिया और शहद चटाया। भगवान की कृपा से ये श्रद्धा और स्नेह वो लोग रखते हैं। और बच्चे भी, जो आपने देखा होगा हमारे स्टेटस में या फेसबुक में, बहुत बार कई छोटे बच्चों के साथ हमारी तस्वीरें आती हैं, हमसे पूछते हैं लोग कौन है। तो ये हमारे सारे समाज के मेंबर्स के बच्चे हैं जो हमारे साथ इतने घुलते हैं, और दोनों का ही स्वभाव ऐसा है कि हमें पसंद आते हैं बच्चे। हमारा घर एक छोटा सा क्रीड़ा स्थल होता है। लोगों को हमारे यहाँ देखिए कुछ नहीं है, बच्चे भी नहीं है, कोई खेलने का सामान भी नहीं है, लेकिन जब उनके यहाँ उनके माँ बाप पिताजी बोलते हैं कि आज हमें अरुण अंकल और सुनीता आंटी के यहाँ जाना है, तो वो इतना खुश होते हैं, शाम से उनकी तैयारी होती है कि आज वहां जाना है। तो वो खुशी, वो शायद हम जो इन्होंने इन्वेस्ट किया, बता रहे हमने किया, मतलब कि अपना स्नेह, श्रद्धा और समय दिया, तो उसके बदले में वो शायद मिल रहा है, और वो जीवन भर साथ रहेगा। वो रिश्ता तो हमने बना लिया। वो एक ऐसी पूंजी है कि रिश्तों की, कि जो इन्वेस्टमेंट ना आरडी ना एफडी, वो सदैव मुझे लगता है कि वो सेविंग्स में ही रहता है। और वो अनुभूति अलग होगी ना कि किसी भी परिवार का सदस्य यहाँ पे आता है तो वो अपने हाथों में आता है, तो कहीं ना कहीं, लेकिन कष्ट है। ये जो आंखों में नमी आती है उसमें भी कष्ट है। सबके गुस्से में एक्सेप्ट करना, सबको वो फ्रस्ट्रेशन सबका सहन करना, सबका वो कहीं ना कहीं वो किसी को फेवर किया, किसी को नहीं फेवर किया, वो सब करना, यानी रिश्तों की अनबन सहन करना बाकी का। और उसके बाद वो माँ बाप का वो एक स्टेटस तो नहीं बोल सकते, लेकिन माँ बाप का दर्जा प्राप्त होना बहुत ही एक अलग बात है। आजकल लोग बोलते हैं, जैसे आपने बहुत उचित शब्द बोला कि मेरा भी वैसे ही है थोड़ा सा, कि अगर किसी के भी फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे अगर उनका डीपी भी हमारे से होता है तो एक प्राउड होता है, लेकिन डीपी तभी होता है जब मन में वो छवि हो।
और वो मन की छवि के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। हमारे जो ज्येष्ठ मान्यवर है वो समझ सकते होंगे इनकी आर्द्रता, मृदुता और रिश्ते का जो एक सौहार्द है वो आप देख सकते हैं। श्रीमान, रिश्तों में इन्वेस्टमेंट ये एक सब्जेक्ट ऐसा है कि जो हर एक के व्यक्तिगत आयुष्य में, हर एक के व्यक्तिगत जीवन की एक अनछुई एक दृष्टिकोण रहता है और वो सहज रीत्या कोई सामायिक नहीं करता। आप दोनों पति पत्नी का एक बहुत बड़ा योगदान ये समाज के प्रति है। मैं यहाँ पे एक सूचित करना चाहता हूँ, ये उड़ीसा से है तो हम बहुत ज़्यादा फोकस उड़िया समाज पे कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में इनका जो सामाजिक कार्य है और इनका जो सामाजिक दातृत्व है वो हर एक भारतीय के प्रति है, न केवल भारतीयों के प्रति है, यहाँ के स्थापित, यहाँ के जो मूल व्यक्ति है बहरीन राज्य सत्ता के, उनके प्रति भी है। जब वैश्विक आपदा कोविड जब हर एक जगह पे जब वो अपना हाथ पैर पसार रही थी, तो भारत का ये सुपुत्र, उड़ीसा का ये सुपुत्र और उसकी सौभाग्यवती न केवल आर्थिक एवं शारीरिक और मानसिक तौर पर भी ये समाज को अपना दायित्व दे रहे थे। मान्यवर, ये दायित्व निभाना खून में होना चाहिए, परंपरा में होना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे घर में भी वो दायित्व या देने का होता है। जैसे बोलते हैं कि सरस्वती के हाथ बंधे हुए रहते हैं, सरस्वती लिखती है तो उसके हाथ बंधे रहते हैं। लक्ष्मी के हाथ ऐसे रहते हैं क्योंकि लक्ष्मी देती है। और गणेश जी ये दोनों पे नियंत्रण करते हैं। आपके वास्तु में, इस वास्तु में बहुत सारे कमरे हैं, बहुत सारे दालन है, लेकिन हर एक दालन में इस ईश्वर की स्थापना है। ऐसे ही स्थापना, हमारे ईश्वर की स्थापना और हमारे इस विश्व में भारत की अग्रसर भूमिका निभाने के लिए हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रयत्नशील है। हम एक ऐसा भारत बना रहे हैं कि जिसमें हर एक व्यक्ति आप जैसे सामाजिक दायित्व, कौटुंबिक दायित्व एवं केवल समाज और कौटुंबिक नहीं, अपने आप पे सक्षम होना, अपना खुद के पैर पे आर्थिक रीते सक्षम होना, इसके लिए कार्यरत है। मैं तीनों पहलुओं पे आप दोनों पति पत्नी से राय लेना चाहूँगा। एक, हमें अगर भारत में विश्व गुरु बनना है तो हम भारतवासियों को, आप अनिवासी भारतीय पति पत्नी, आर्थिक कौन सी सलाह दोगे? आर्थिक। दूसरा, समाज में योगदान देते वक्त आप क्या भूमिका निभाए? और तीसरा, समाज और अर्थ कारण देखते हुए कुटुंब को कैसे आगे बढ़ाए? आपसे शुरू करें। आर्थिक दायित्व मेरा पृष्ठभूमि नहीं है तो मैं उस पर नहीं जाऊंगी, उसमें यही बोलूंगी। सामाजिक दायित्व में हमारा बिल्कुल यही है कि हम बाहर रहने वाले अप्रवासी भारतीय हमको कहा जाता है, तो हमारा ये कर्तव्य है भारत की संस्कृति और सभ्यता को हमारे साथ लेते हुए चले। हमसे हमारी भारत की पहचान है। हमें देखते हैं लोग तो जानते हैं कि अच्छा तो भारतीय ऐसे होते हैं या भारत ऐसा है, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपनी संस्कृति को इस प्रकार लोगों के सामने प्रस्तुत करें जिससे हमारे भारत की जो गरिमा है वो सदैव बनी रहे। भारत की गरिमा को बताने, हम जिस भूमि में रहते हैं, मातृभूमि की तो हम हमेशा अपना सम्मान करते हैं, परंतु जिस भूमि में रहते हैं हमारी कर्मभूमि, उसका भी सम्मान करना चाहिए। जैसे कि रामचंद्र जी ने अपने वनवास के समय लक्ष्मण जी के लिए कहा था कि उन्होंने अयोध्या की मिट्टी अपने साथ ली थी, अपने पूजा स्थल में रखा और फिर उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि बाहर से चित्रकूट की मिट्टी भी लाओ, हम साथ में रखेंगे। लक्ष्मण जी ने पूछा कि इन दोनों मिट्टी की क्या तुलना, आप दोनों को साथ में कैसे रख सकते हो? उन्होंने बोला ये हमारी माता है अयोध्या की भूमि, परंतु हमारी कर्म भूमि जिसने हमें जगह दिया है, स्थान दिया है रहने के लिए, वो है चित्रकूट। तो दोनों का सम्मान हम उनके प्रति कृतज्ञता जो है वो रखनी पड़ेगी। मान्यवर, जैसे अभी आपकी सौभाग्यवती ने कहा, तो दो पहलू तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सामायिक किए, तो आर्थिक के बारे में आप जरूर बताएं।
देखिए 2014 के बाद से जो भारतीय लोगों की प्रवास में जो स्थिति है और भारत का जो एक इमेज है, आप माने चाहे ना माने, इसमें बहुत बड़ी उन्नति हुई है और बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। आज जब हम किसी भी जगह में, किसी भी राष्ट्र में, किसी भी कहीं भी इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो हमारे ब्लू पासपोर्ट की जो वैल्यू है वो कितनी एनहेंस हुई है वो हमसे ज़्यादा कोई नहीं बता सकता है। तो हमारे आदरणीय, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो उनका जो विजन है आत्मनिर्भर भारत, वो भारत को एक उच्च शिखर पर डेफिनेटली ले जाएगा, निश्चित तौर पर ले जाएगा। और इसमें कोई दोहराई नहीं कि भारत बहुत शीघ्र विश्व गुरु बन जाएगा। आप रिसेंटली देखिए, अभी कुछ दिनों की ही बात है, आज हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, हम जापान को छोड़कर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। सो मेरे दृष्टिकोण से, मैं जो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो एनालाइज कर रहा हूँ, आज 5 ट्रिलियन इकोनॉमी से बहुत दूर नहीं है भारतवर्ष। बहुत शीघ्र भारतवर्ष 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव करेगा और बहुत शीघ्र भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। सबसे बड़ा देखिए, इसके कई दृष्टिकोण हैं, क्योंकि पहले क्या होता था, हमारे भारत को महाप्रभु जगन्नाथ की कृपा से, प्रभु की कृपा से देखिए हम खनिज संपदा से भरपूर है। हमारा जो हमारी जो क्लाइमेट है, वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमेट इन द वर्ल्ड, सारी ऋतुएं हैं, सारी चीजें हैं, सब तरह की सुविधाएं हैं। और सबसे बड़ा है कि हमारा जो मानव संसाधन जो हमारे देश में है वो कहीं में नहीं है। जो दूसरे लोग सोचते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी इज यंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो ऐसे सिचुएशन में भारतवर्ष को बहुत देर नहीं है कि अगर हम अपने जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को एनहेंस कर सके, बढ़ावा दे सके, तो हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और विश्व गुरु बन सकते हैं। और बहुत हमने देखा है कि देखिए ऐसी कई चीजें जो भारत में पहले बनती नहीं थी, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे भारतीय सरकार की जो प्रयास से आज देखिए भारत में मैन्युफैक्चर हो रही है। आज फाइटर जेट, आप जो आज देखिए जिस तरह का सिचुएशन, जिस तरह का विश्व में वातावरण हो रहा है, युद्ध का वातावरण, ऐसे सिचुएशन में भारत को आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। और अभी बहुत शीघ्र ही ऑपरेशन सिंदूर में भी आपने देखा होगा, भारत ने किसी तरह से कुछ नहीं किया, केवल अपने आत्मरक्षा के लिए भारत में बैठ कर ही हमने अपने जो एनिमी टारगेट्स को, हमने लक्ष्य को, हमने बहुत अच्छे तरह के, जो बड़े बड़े देश भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा हमने लक्ष्य साधा कि दुश्मन देश देखते ही रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। और आज के डेट में बड़ी बड़ी जो देश इकोनॉमीज हैं, बड़े बड़े देश हैं, जैसे कि अमेरिका, रशिया, वो लोग भी इस तरह का करने में बार बार सोचेंगे, लेकिन हमने कर दिखाया। श्रीमान श्रीमती, मेरा सौभाग्य है, हमारे विजन इंडिया डॉक्यूमेंट्री के जितने भी दर्शक हैं उनका सौभाग्य है कि ऐसे दाम्पत्य कि जो समाज में अपना दातृत्व निभाते हुए ऐसी एक संकल्पना लेते हैं कि जो समृद्ध भारत के लिए विकसनशील हो। मैं अपने पूरे टीम की तरफ से आप दोनों पति पत्नी का आभार व्यक्त करता हूं और आपका जो कार्य है वो अखंड चलता रहे, उसके लिए भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करता हूँ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय भारत, जय भारत, जय जगन्नाथ, जय हिंद, जय हिंद।